अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का इस्तेमाल करते हो और आप वहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है और आप वो एक वर्चुअल मशीन वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको प्लान प्राइसिंग चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है, लोकेशन किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं दी कोडर उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप यार देख सकते हो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने एज़्योर के एडमिन पैनल में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो portal.azure.com ये वेबसाइट है और यहाँ पे मेरा ट्रायल वर्जन चल रहा है। सो मेरे पास अभी कुछ क्रेडिट बचे हुए हैं। जस्ट मैं आपको अपना क्रेडिट दिखा देता हूँ एक बार। सो अगर आपको क्रेडिट चेक करना है तो आप यहाँ पे गूगल पे आके सर्च कर सकते हो एज़्योर बैलेंस चेक करके। तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाती है एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर स्पॉन्सरशिप करके, ठीक है। यहाँ से आप आके अपना चेक योर बैलेंस पे क्लिक कर देते हो, कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मेरे पास 23 USD रिमेनिंग है और अब मैं इसके इस्तेमाल से एक वर्चुअल मशीन बनाने वाला हूँ। अगर आप भी यार जानना चाहते हो कि किस तरीके से फ्री में $100 एज़्योर का क्रेडिट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो अभी आई बटन पे पॉपअप होके आया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा एडमिन पैनल अभी लोड हो रहा है। सो ये बिल्कुल यहाँ पे लोड हो चुका है। लोड हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मेन स्क्रीन पे भी वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दिख रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से भी आप वर्चुअल मशीन वाले ऑप्शन में आ सकते हो, ठीक है। और अब वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं एक्चुअल में वर्चुअल मशीन होती क्या है। सो बेसिकली एक हमारा जो कंप्यूटर होता है ये एक मशीन होता है, ठीक है। कंप्यूटर को क्या हम बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर एक मशीन है जो कि हम लोकली अपने घर पे रख के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन क्या होती है, वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, सेम तरीके से बिल्कुल एक कंप्यूटर ही होता है ना। उसमें कुछ अलग नहीं होता, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होती, ठीक है। बस क्या होता है कि वो वर्चुअली किसी और प्लेस पे रखा होता है और हम और उनको ये बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल क्लाउड, ये सारे लोग इसको सेटअप करते हैं और फिर कुछ पैसे लेकर हमको ये कुछ दिनों के लिए रेंट पे देते हैं और हम इसे रेंट पे लेके अपना कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट इस पे होस्ट करके हम इसे पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता क्या है कि अगर हम अपनी ऐप या अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो हम उसे अपने कंप्यूटर पे अगर होस्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर हमेशा नहीं चल रहा होता है ना। कभी लाइट नहीं है, कभी इंटरनेट नहीं है या कुछ भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये वर्चुअल मशीन जो होती हैं ये इन बड़ी कंपनियों द्वारा, इनके पास बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, तो ये इसे प्रॉपरली मैनेज करते हैं और इनके पास पूरे सेटअप होते हैं। सो जिसकी वजह से ये 24/7 जैसे वो बोलते हैं कि 99.99% अप टाइम देने का, सो लगभग उतना हमें मिल भी जाता है। बहुत ही कम डाउन टाइम मिलता है, शायद महीने में या साल में कभी आपको। और वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसी सर्विसेज जो कि क्लाउड बेस्ड है, इसमें आपको डाउन टाइम बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये कई लोकेशन से चल रही होती हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं, इस वजह से हम वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमें अपनी ऐप या वेबसाइट को होस्ट करने या फिर और भी AI मॉडल्स, इन सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा जो लोकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उतना नहीं अच्छा होता या फिर हम उसे हमेशा नहीं ऑन करके रख सकते, लेकिन वेबसाइट क्या हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो बेसिकली यही वजह है वर्चुअल मशीन का। सो जस्ट हम एक कंप्यूटर अभी यहाँ पे बनाने जा रहे हैं वर्चुअली, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में। सो जस्ट अब आपको यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया वर्चुअल मशीन का ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख जाएगा। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। अब इन चारों ऑप्शन में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करना है। सेकंड ऑप्शन का मतलब है यहाँ पे कुछ प्रीसेट ऑटोमेटिकली कन्फिगर्ड है किसी पर्टिकुलर यूज केस के लिए, तो उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। और भी सारे ऑप्शन है, आप चेकआउट कर सकते हो, बट जो बेसिक आपको एक वर्चुअल मशीन मिलेगी जहाँ आप सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करोगे, वो फर्स्ट ऑप्शन है। तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एज़्योर वर्चुअल मशीन पे। अब ये तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल है मशीन का वो ओपन हो चुका है। तब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्ट डिटेल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से टैब्स दिख रही हैं और यहाँ पे सबसे पहले ओपन है बेसिक। सो बेसिक वाले में हमें सबसे पहले अपना सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है। तो मेरा एज़्योर फॉर स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्री ट्रायल ले रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है। अब बेसिकली रिसोर्स ग्रुप का इस्तेमाल क्या होता है, मान लीजिए कि आप बहुत सारी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि एक आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देते हो कि जस्ट लाइक कि आप एक पर्टिकुलर ऐप बना रहे हो। मान लेते हैं कि आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो आप एक क्या करोगे कि यहाँ पे एक ब्लॉग नाम से आप एक रिसोर्स ग्रुप बना दोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लॉग बना दिया। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि मैं आज के डेट में एक मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी इस ऐप के लिए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन मुझे कि एक डेटाबेस भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी रिसोर्स ग्रुप में उस डेटाबेस को भी ऐड कर दूँगा। इससे होगा क्या कि बस जस्ट जो इसकी प्राइसिंग है वो सारी चीज़ें जो मेज़र होंगी वो इस रिसोर्स ग्रुप पे होंगी, तो हमें पता चल जाएगी एक्चुअली में हमारा क्रेडिट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और जो एक पर्टिकुलर ऐप है उसके सारे जो भी रिसोर्सेज है, जो भी मशीन्स है, जो भी डेटाबेसेस है, जो भी और भी जो टूल्स हैं वो सब एक जगह रहेंगे। सो इससे हमें प्रॉपर्ली पता चलता रहेगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे डीकोडर उत्कर्ष डाल देता हूँ, ठीक है। इसे आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ से आपको रीज़न पूछ रहा है कहाँ पे आपको सर्वर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस पे, लाइक एक पुणे में है, एक मुंबई में है, और एक शायद जो है एशिया पैसिफिक में आपको 3 एक सेंट्रल इंडिया मिल जाएगा, ये आपका पुणे का सर्वर है। और इसके अलावा मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया अभी एक ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी ईस्ट वेस्ट थे, तो मुंबई के थे, अभी मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं शो कर रहा है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में आपके अकाउंट में शो कर रहा हो। तो सेंट्रल इंडिया मैंने चूज़ कर लिया, ये पुणे का सर्वर है, ठीक है। इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी टैब में स्टैंडर्ड ही रहने देना। सो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे उबुंटू सर्वर लिखा हुआ है, ठीक है, x64, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेना है। सो बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे लोग उबुंटू का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप विंडोज़ चाहते हो तो विंडोज़ सर्वर भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उबुंटू ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उबुंटू 22.04 LTS यहाँ पे लेटेस्ट चल रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे ओके, सो क्या बोल रहा है ये, द सिलेक्शन इमेज नॉट अवेलेबल, सिलेक्ट डिफरेंट इमेज। ओके, सो अभी कोई दिक्कत चल रही है, सो मैं 20 वर्जन ही डाल देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे VM आर्किटेक्चर। सो 64 यहाँ पे 64 बिट ही हमको चाहिए, ठीक है। रन विद अजूर स्पॉट डिस्काउंट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि है ना, अगर इस बटन को आप यहाँ पे टिक कर देते हो तो जो ये वर्चुअल मशीन है ये थोड़ा सा आपको कम प्राइसेस में मिल जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि 100 लोगों ने एक वर्चुअल मशीन बना के रखी है, लेकिन उनमें से सिर्फ 50 ही ऐसे लोग हैं जो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से जो 50 लोग हैं उनकी जो वर्चुअल मशीन है या तो वो इस्तेमाल नहीं हो रही, या तो जितना उन्होंने स्पेस ले रखा है वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको वापस से जो उसकी रिसोर्सेज है, जो उसके सर्वर पावर है, उसको आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ये पूरा मैनेज होता है, ठीक है। तो जो उसकी प्राइसिंग होती है वो थोड़ा जो नॉर्मल प्राइसिंग है उससे थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने इसको चेक किया है काफ़ी ज़्यादा, तो ये मिलता नहीं है जनरली। हमारे यहाँ पे इंडिया के सर्वर में जो स्पॉट डिस्काउंट है वो मिलता नहीं है, और बाहर के भी यहाँ पे सर्वर को मैंने काफ़ी ट्राई किया था, बट बहुत ही मुश्किल से कभी मुझे एक स्पॉट मिला है, ठीक है। तो इसे हम अभी बिल्कुल टिक नहीं करेंगे, आप इसको ट्राई कर सकते हो बाद में कभी अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम अपनी साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। सो जो यहाँ पे बेसिक वाला है बिल्कुल सस्ता वाला, ठीक है, वो 0.5 GB की यहाँ पे आपको रैम मिलेगी, और एक वर्चुअल CPU मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी जो मंथली प्राइस है वो 321 रुपये है, ठीक है। तो मैं बस यही सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो हम केवल चेक कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड बना लेना है जब आप इसको लॉगिन करोगे SSH के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं SSH पब्लिक की का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पासवर्ड का ही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ, ठीक है, डीकोडर उत्कर्ष, और पासवर्ड तो ऑटोमेटिक है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे बिल्कुल नहीं बताने वाला। और डीकोडर उत्कर्ष @123 यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। जब तक आप इसे लॉगिन करेंगे मैं यहाँ पे इसको हटा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्टेड इनबाउंड पोर्ट, ठीक है, इस सारे को यहाँ पे टिक कर देना है। आपको HTTP HTTPS और SSH तीनों को इनेबल कर देना है, वरना आप यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना पाओगे, ठीक है, सर्वर ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बंद होता है, ठीक है। उस पर कोई भी ट्रैफिक जाता है तो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, तो यहाँ से हमें एक्सेस को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट अब हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो, और किसी भी ऑप्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल सेव नहीं करूँगा, इनमें बस आपको एक बार चले जाना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्क का, ठीक है। अब डिस्क में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने पहले से कोई डिस्क खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, आपने है ना एक TV की SSD खरीद रखी हुई है, जैसे मैंने वहाँ रिसोर्स ग्रुप वाली बात करी,
ठीक है। तो एक रिसोर्स ग्रुप में आपने एक टीबी की हार्ड डिस्क खरीद के रखी है। अब आप चाहते हो कि भैया मैं दोबारा से एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं डिस्क का पैसा क्यों दूँ? क्योंकि जब अभी इसका जब प्राइसिंग जो 321 रुपये दिखा रहा है, वो सारी चीज़ों का जोड़ के बता रहा है कि आपकी जो है ना डीएनएस का है और आपकी वर्चुअल मशीन का जो चार्ज है, आपकी एसएसडी का चार्ज, आपकी रैम का चार्ज, मतलब आपकी रैम का चार्ज और आपकी सीपीयू का चार्ज, सबका एक में बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्राइस अभी जब यहाँ पे आप देखोगे इसमें जाके डिटेल में, तो सारी चीज़ों की जो प्राइस है वो अलग-अलग लगता है, ठीक है। लेकिन आपने मान लेते हैं कि पहले से एक डिस्क खरीद के रखी हुई है, तो क्यों, अगर वो खाली है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे दोबारा से 30 जीबी का पैसा देने से अच्छा है कि आप वही सेम डिस्क यहाँ पे अटैच कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रखा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एज़ूर क्लाउड सर्विसेज में मिल जाती है, चाहे वो AWS हो या फिर है ना माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर हो या फिर गूगल क्लाउड हो। हम यहाँ पे नेटवर्किंग में आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये एक IP आपको प्रोवाइड करेगा, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें वर्चुअल नेटवर्क आपके नाम का एक आपको IP असाइन हो जाएगी, उसके साथ यहाँ पे सबनेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है ना डिफ़ॉल्ट रहती है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आपको, ठीक है, बैकअप और ऑटो शट डाउन, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे और मॉनिटरिंग में बूट डायग्नोस्टिक ये सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे सब ये सब ऑन रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ही चलते हैं। उसके बाद एडवांस्ड ऑप्शन में थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, लाइक आप कुछ और ऐड करना चाहते हो एक्सटेंशन, जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा डॉग एजेंट, ठीक है, कस्टम स्क्रिप्ट फॉर लिनक्स, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, GPU ड्राइवर, इस तरीके की चीज़ें है ना, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आके पूरी तरीके से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप इन सारे ऑप्शन को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल दो या फिर कोई भी, ये सारी चीज़ें आप ऑप्शनल होती है, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद टैग्स का ऑप्शन आता है, ठीक है, टैग में भी आपको कुछ नहीं करना है, ये रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं। बस आपको लास्ट ऑप्शन पे आ जाना है, रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, एक वैलिडेशन होगा 2 मिनट का, आधे मिनट का, ठीक है। अभी यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, कॉस्ट गिवन बिलो इज एन एस्टिमेट नॉट अ फाइनल प्राइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो कर रहा है, यहाँ पे मेरी डिटेल्स दिख रही हैं आप, और यहाँ पे पूरी डिटेल एक बार फिर से आ चुकी है। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे 2 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। बस हमारी वर्चुअल मशीन बन चुकी है। अब आपको क्या करना है भैया, इसको लॉग इन कर लेना है, और जो भी अब आपको इस्तेमाल करना है, चाहे वो सर्वर क्रिएट करना हो, अपाचे या फिर MySQL, जो भी आप कुछ कर सकते हो, आपको पूरा एक कंप्यूटर आपको वर्चुअली मिल चुका है, ठीक है। आपको कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस मिल जाएगा, वहां से आप जो भी चाहे उसके थ्रू करवा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमको अपनी पब्लिक IP एड्रेस मिल चुकी है। इसी IP एड्रेस के इस्तेमाल से हम अपने SSH में लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो हम विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको मिल जा रहा है CMD के थ्रू हम लॉगिन करेंगे। वैसे तो यहाँ पे आप पुट्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लॉगिन करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे CMD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब से यहाँ पे लेटेस्ट विंडोज आया है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ Gcoder उत्कर्ष @ और SSH Gcoder उत्कर्ष हमारा यूजर नेम था, और IP एड्रेस डाल देते हैं, तो 51.142.97.170, ठीक है। अब उससे पहले समझ लेते हैं कि यार SSH क्या होता है। SSH का उससे पहले समझ लेते हैं कि SSH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट सेल, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम अपने इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट पावर सेल में आके, या पुट्टी जैसे सॉफ्टवेयर और लिनक्स चला रहे हैं तो लिनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट में आके SSH और यूजर नेम @ IP एड्रेस लिखेंगे, या फिर IP एड्रेस या फिर हम उसे होस्ट नेम भी बोलते हैं, ठीक है। उसे डालने के बाद हमें इंटर प्रेस करना है। तो ये हमें वर्चुअली, जैसे कि हम नॉर्मल अपने विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हम अपनी विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, LS और ये सारी चीज़ें। ओके, सो LS यहाँ पे उसके लिए होता है, DIR का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर पाएंगे। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, हमारी पब्लिक IP एड्रेस का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसके जो डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये मुझसे यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब उसके बाद एंटर प्रेस करना है, और बिल्कुल यार यहाँ पे आप देख सकते हो हम लॉगिन हो चुके हैं CMD में अपनी वर्चुअल मशीन के। आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम लोड दिखा रहा है, यूजर्स दिखा रहा है, 28 GB टोटल स्टोरेज मिली है हमें, और टोटल जो यहाँ पे 500 MB की रैम मिली है। आपको Ubuntu 20 वर्जन मिल रहा है GNU लिनक्स एजूर पे,
तो ये पूरा हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी आईपी को विजिट करते हैं। तो मैं यहाँ से आईपी को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपाचे वाला जो सर्वर है वो ऑन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट अपाचे का पेज मिल जाएगा। अगर आप पूरा ट्यूटोरियल जानना चाहते हो और कि किस तरीके से है ना अपाचे को कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रॉपर डोमेन किस तरीके से रजिस्टर करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने वीडियोस डाल रखी है, ठीक है, पूरा किस तरीके से कि अपाचे एनजिनिक्स सर्वर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक भाई वीडियो अच्छी लगी होगी और आप तरीका जान गए होंगे किस तरीके से वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और किस तरीके से लॉगिन करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo और sys, ओके, sudo apt इंस्टॉल, ओके, सो इंस्टॉल अपाचे 2 और इंटर प्रेस करता हूँ। सूडो का पासवर्ड भी चाहिए इसको, डिकोडर, ओके, सॉरी इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत थी, थोड़ा सा इंस्टॉल पे क्लिक किया है और यहाँ पे अब वाई हमें प्रेस करना है। वाई प्रेस करने के बाद यहाँ पे अपाचे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉल करता है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपाचे टू उबुंटू डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब है अपाचे यहाँ पे हमारे इस सर्वर पर चलने लग गए। वैसे तो अभी ये पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन है ना जो पीछे से है जो फाइल्स होंगी वो लोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वर्चुअल मशीन किस तरीके से क्रिएट करते हैं और एक मैंने डिफ़ॉल्ट पेज भी बना दिया है अपाचे सर्वर इंस्टॉल करके। आपको दिखा देता हूँ यार कि किस तरीके से इसकी प्राइसिंग होती है, ठीक है। तो मेरा $134 अभी तक इस्तेमाल हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल यहाँ पे है ना प्राइसिंग होती है, जो कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीज़ों की अलग होती है। जैसे यहाँ पे वर्चुअल मशीन दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मेरा $28 है, ठीक है। डेटाबेस का यहाँ पे अलग है, डीएनएस का अलग है, ट्रैफिक मैनेजर, स्टोरेज का, जैसे मैंने बोला कि आप कोई डिस्क खरीद लो फिर उसको सारे वर्चुअल मशीन में कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे स्टोरेज का देखो आपको यहाँ पे $2 अलग से मेरे को लगा हुआ है फीस, ठीक है। तो इसी वर्चुअल मशीन में अभी जब हम 1-2 दिन बाद इसे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और ही सीन रहने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ों की जो प्राइस होती है वो अलग अलग कैलकुलेट होती है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्लाउड पे यहाँ पे होस्टिंग लेने का। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, किसी में कुछ दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप क्लाउड या इन चीज़ों से उतना आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है, तो आप होस्टिंगर की तरफ से पावर्ड मैनेज होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। मैं पर्सनली अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए होस्टिंगर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक होस्टिंग लेना चाहते हो और इन सब मामलों में आप नहीं जाना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप उस लिंक से होस्टिंग परचेज करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्टली आप मुझे फ़ायदा पहुँचा रहे हो, ठीक है। और जाते जाते मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो। और तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और खतरनाक ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my message is